हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीडियो में, दैट इज़ डिफ्यूजन क्या होती है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है और फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्या प्रैक्टिकल यूज़ है, कहाँ हम यूज़ करते हैं उसको, व्हाट इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि जो कोई भी सॉलिड है उसके अंदर एटम्स क्या होंगे, हमेशा फिक्स्ड होंगे किसी पर्टिकुलर लैटिस साइड पर। लेकिन दरअसल जब रियल ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं तो पता लगता है कि भाई एटम्स जो हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम है और वो एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड पर डिस्क्रीट जंप करके, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड जंप करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली कैसे भी भाग जाएंगे, पर प्रॉपर उनको एक स्टेप बाय स्टेप उनका प्रोसेस है। जितने अमाउंट में एक जंप होगी उतने अमाउंट में सेकंड जंप होगी और इस तरीके से डिस्क्रीट जंप कर करके वो एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड पर जा सकते हैं। इस तरीके के मोशन को एटम्स के लैटिस साइड से एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड पे जो एटम्स आपके मूव कर रहे हैं, इस मोशन को ही डिफ्यूजन कहते हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज डिफ्यूजन। एटम्स का मूव करना फ्रॉम वन लैटिस साइड टू अनदर। जनरली हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन एटम्स के पास फ्रीडम होती है हमेशा। आपने वाइब्रेशनल मोशन पढ़ा हुआ है एटम का। एक एटम है दूसरे एटम के साथ एक स्प्रिंग की तरह अटैच्ड है, वो एक स्प्रिंग के थ्रू, और एक एटम का मोशन हमेशा दूसरे एटम के मोशन को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो डिफ्यूजन भी एक तरीके से उसी का कॉन्सिक्वेंस है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे फाइनली फिर, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक इरिवर्सिबल मास फ्लो प्रोसेस है। एक बार जो हो गया, एक एटम एक लैटिस साइड से दूसरी लैटिस साइड पर चला गया तो वापस से नहीं आ रहा है वहाँ पर, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक irreversible mass flow process by which atoms or molecules change their position relative to their neighbors and travel to a large distance। इस तरीके से एटम एक एक लैटिस साइड से जंप करता 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 बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है विद इन द सॉलिड। इसको बोलते हैं जी डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन कितने टाइप्स का है? डिफ्यूजन आगे दो टाइप्स का है। ये टाइप्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप फिक्स लॉ पढ़ना चाहते हैं। तो फिक्स तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले समझिए कि डिफ्यूजन कितने टाइप्स का है। डिफ्यूजन दो टाइप का है, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। अब ये दोनों डिफ्यूजन होते क्या हैं? स्टेडी स्टेट मतलब कि कुछ ठहराव वाली चीज़ आपको मिल रही है। स्टेडी स्टेट क्या होता है? द फ्लो ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस यूनिफॉर्मली विथ टाइम। अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ द एटम्स या जो भी जिस चीज़ से भी आपका सॉलिड बना हुआ है उसके अंदर जो एटम्स की कंसंट्रेशन है वो अगर टाइम के साथ यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। लेकिन अगर वही कंसंट्रेशन टाइम के साथ नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। तो दिस वाज अबाउट द टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। अगर आप स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन पढ़ रहे हो तो आपको फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से में काम करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन पढ़ रहे हो तो हम फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन को वहाँ पर पिक्चर में लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक अब आप अच्छे से समझ चुके हैं सब लोग कि डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन की टाइप्स क्या हैं, और फिक्स फर्स्ट लॉ कहाँ यूज़ होता है और फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहाँ यूज़ होता है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? ये कहता है कि द फ्लक्स ऑफ मैटर, जो जे है, जे आपने बचपन से ही पढ़ा है, जे रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का फ्लक्स भी होता है हमारे पास। जब आप डिफ्यूजन में एंटर करते हो तो जे आपका कंसंट्रेशन का फ्लक्स है। तो फ्लक्स ऑफ मैटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट मीन्स व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जब कोई क्वांटिटी चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ का डिस्टेंस के साथ वेरी करना। तो यहाँ पर जो चीज़ डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है वो क्या है? कंसंट्रेशन। एटम्स किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो फिक्स का फर्स्ट लॉ तो सिंपल था, ये कहता था कि जितना भी फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे मैटर का वो निकलकर प्रोपोर्शनल आएगा कि कंसंट्रेशन डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रही थी। तो अगर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे यहाँ पर तो हम डी को इंट्रोड्यूस करते हैं विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देती हूँ, पहले इन क्वांटिटीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। जे क्या है? जे इज़ द फ्लक्स ऑफ मैटर दैट इज नंबर ऑफ एटम्स फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था। डी को क्या बोलते हैं हम? डी को बोलते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी। इसका प्रॉपर नाम है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैसे ही एक और कांस्टेंट यहाँ पर
डिफ्यूजन में निकल कर आता है हमारे पास विच इज़ नोन एज डिफ्यूजन कॉफिशेंट। dc/dx क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कंसंट्रेशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब नेगेटिव साइन क्या बोलता है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि मैटर का जो फ्लो है वो हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, आप हाई से लो की तरफ जाते हो हमेशा। दिस इज बेसिकली द रीजन ऑफ दिस नेगेटिव साइन हेयर। अगर कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ जा रही होती तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेते, लेकिन हमें पता है कोई भी एटम्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ नेगेटिव साइन से यहाँ इंडिकेट की जाती है। अब ये जो डी चीज़ यहाँ पर निकल आई, कोफिशेंट है जो मेन, दिस इज़ व्हाट? डिफ्यूजन कोफिशेंट। इसी का ही सब रोल है यहाँ पर। तो देखते हैं किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर मेन डिपेंड करता है, जिसमें से पहली चीज़ है नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग स्पीशीज़। कौन सी स्पीशीज़ हैं जो डिफ्यूज़ होने वाली हैं? क्या आप 2 गैसेस को आपस में डिफ्यूज़ करवाने वाले हो? गैस के एटम्स हैं, क्या सॉलिड के एटम्स हैं, क्या लिक्विड के एटम्स हैं? किस तरीके की स्पीशीज़ को आप डिफ्यूज़ करवाने वाले हो, इस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिफ्यूजन कोफिशिएंट। दूसरा, द मीडियम इन विच इट इज डिफ्यूजिंग, जो आपका डिफ्यूजिंग स्पीशीज़ है वो कहाँ डिफ्यूजन हो रही है, कौन से मीडियम के अंदर आप डिफ्यूज़ करें। अगेन ये वही रिप्रेजेंट करता है कि अगर गैस के एटम्स है तो कहाँ डिफ्यूज़ करवा रहे हो उनको, आप सॉलिड में डिफ्यूज़ करवा रहे हो, लिक्विड में डिफ्यूज़ करवा रहे हो, गैस में डिफ्यूज़ करवा रहे हो, कहाँ करवा रहे हो। तो इस पर भी आपका डी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ जिस पर आपका डी डिपेंड करता है दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है उस जगह का जहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है, इस पर भी डिफ्यूजन कोफिशिएंट बहुत अच्छे से आपका वेरी करता है इस चीज़ के साथ। अगर टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगी, टेम्परेचर लो है तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्लोली होगा, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट भी उस अकॉर्डिंग वेरी करेगा। अब जैसे ही आपका स्पेसिमन होमोजीनियस हो गया, अब होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पर इसको समझिए। कंसंट्रेशन फ्लो कर रही है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वैल्यू टू लो की तरफ। जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों एंड्स पर, कोई भी रॉड है जैसे उसके 2 एंड्स पे डिफ्यूजन हो रही है, जब दोनों एंड की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी देन यू विल से कि स्पेसिमन जो है वो होमोजीनियस हो गया है। और उस केस में जब होमोजीनियस स्पेसिमन आ गया, DC 0 हो गया, आपका कंसंट्रेशन चेंज कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन दोनों C1 C2 दोनों बराबर हैं, तो DC तो हो गया आपका 0। उस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब देखते हैं फिक्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फिक्स का सेकंड लॉ किस चीज़ के लिए बना है? नॉन स्टेडी स्टेट के लिए, जिसमें कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करती है। अब देखते हैं कि इसको डिराइव करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। हमने एक एलिमेंटल स्लैब कंसिडर की है, ठीक है, जिसका टोटल लेंथ आपने मान लिया कि स्लैब की टोटल थिकनेस x है। अब मैं इस एलिमेंटल जो ये स्लैब है इसका एक छोटा पोर्शन, एलिमेंटल पोर्शन ले रही हूँ जिसकी थिकनेस डेल्टा x ली मैंने, ठीक है। अब मैं मानती हूँ इस स्लैब के अंदर J1 फ्लक्स एंटर हो रहा है, J2 फ्लक्स आउट ऑफ द स्लैब निकल रहा है, मतलब इस स्लैब में से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर J2 ले ली। अब मैं बोलती हूँ कि अगर थिकनेस ऑफ द स्लैब डेल्टा x इज़ वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली करली J बाई करली x अगर आप निकालेंगे फ्लक्स का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो क्या होगा? J2 माइनस J1 बाई डेल्टा x। आपने ये चेंज निकालना है फ्लक्स का इस एलिमेंटल स्लैब में से। J2 बाहर आ रहा है, J1 एंटर कर रहा है, तो J2 माइनस J1 नेट फ्लक्स दे देगा आपको इस स्लैब के अंदर का। और करली x की जगह हमारे पास थिकनेस क्या है इस स्लैब की? डेल्टा x। तो यहाँ से मैंने J2 माइनस J1 की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसकी, लेकिन फिजिक्स इसकी ज़्यादा आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि ये क्यों यूज़ किया जाता है नॉन स्टेडी स्टेट के लिए। अब हमारी वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटल स्लैब इज 1 डॉट डेल्टा x। ये कैसे आई है? किसी भी स्लैब की वॉल्यूम क्या होती है? कोई 3D आपके पास रेक्टेंगुलर स्लैब है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? एरिया इंटू विड्थ आपकी इस स्लैब की डेल्टा x ली हमने, और एरिया मैंने इसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, जो कि इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग में भी बताया गया है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब किसी चीज़ का एरिया यूनिट लिया गया है दैट मीन्स उसका एरिया कितना है? 1। तो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम है एरिया इंटू विड्थ, और विड्थ है हमारे पास डेल्टा x और एरिया है 1। तो वॉल्यूम कितनी हो गई एलिमेंटल स्लैब की? ओनली डेल्टा x। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद इन दिस एलिमेंटल वॉल्यूम डेल्टा x। तो करली C बाई करली t दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। नॉन स्टेडी स्टेट के लिए फिक्स सेकंड लॉ लगता है। नॉन स्टेडी स्टेट में कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी कैसे करती है? नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब ये चीज़ क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिफरेंट वैल्यू दे रही है तो ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी?
कंसंट्रेशन का चेंज अल्टीमेटली आप फ्लक्स की चेंज के थ्रू देखोगे। कंसंट्रेशन फ्लो कर रही है कहाँ से यहाँ डिफ्यूजन हो रही है, तो ये आएगा J1 माइनस J2, लेकिन स्लैब की लेंथ तो वही है सेम डेल्टा एक्स। तो मैंने यहाँ से भी अगेन J1 माइनस J2 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको नोट्स में जैसे दिख रहा है सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको हमने कंपेयर कर दिया। वन इज़ द वैल्यू ऑफ J2 माइनस J1, सेकेंड इज़ द वैल्यू ऑफ J1 माइनस J2। ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन के साथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, तो करली सी बाई करली टी आपके पास फाइनली निकल के आया माइनस करली जे बाय करली एक्स। तो अब हमने ये फिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ किया यहाँ पर, जो क्या कहता था, फिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता था, अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करवाती हूँ, जे की वैल्यू थी माइनस डी सी बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर यूज़ कर ली है, जे की जगह आप क्या यूज़ कर रहे हैं, माइनस डी करली सी बाई करली एक्स। जैसे ही आपने ये यूज़ किया क्वांटिटी को, तो आपके पास करली सी बाई करली टी की वैल्यू बनेगी करली बाई करली एक्स डी करली सी बाई करली एक्स। क्यों बनेगी ये वैल्यू? ये वैल्यू इसलिए बनेगी क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब कुछ जो लिखा था वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर यही मैं कंसंट्रेशन के फ्लो की वैल्यू 3 डायमेंशंस के लिए लिखूंगी, तो ये तो सिर्फ 1 डायमेंशनल स्लैब थी। अगर 3 डायमेंशनल स्लैब होगी तो उसके लिए आपको वाई एक्सिस भी चाहिए, जेड एक्सिस भी चाहिए, डिफ्यूजिविटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के अलॉन्ग चाहिए थी। अगर आपका मीडियम आइसोट्रोपिक होगा तो आपका डिफ्यूजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो आप डी एक्स डी वाई डी जेड को डी से रिप्लेस करके करली सी बाई करली टी की इतनी वैल्यू लिख सकते हैं। और अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना होगा तो आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा और जेड को जेड सब्स्टिट्यूट किया जाता है। उस सब्स्टिट्यूशन के साथ करली सी बाई करली टी की वैल्यू ये आएगी। और अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाते हो तो आपका एक्स, आर और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, आपको तीनों वैल्यूज पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से दी जाती हैं। तो आपका करली सी बाई करली टी ऐसा दिखाई देगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? जैसे ही आप फिक्स लॉ के थ्रू डिफ्यूजन को पढ़ लेते हो और इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हो तो आपको इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में डिफ्यूजन बहुत लार्ज स्केल पर होता है, हीट ट्रांसफ़र बहुत लार्ज स्केल पर होता है। तो वहाँ पर फर्नेस वॉल्स हैं, चाहे रिक्यूपरेटर ट्यूब्स हैं, चाहे गैस डक्ट्स हैं, इन सब डिवाइसेस में डिफ्यूजन मेन काम कर रहा है और इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फिक्स का सेकंड लॉ यूज़ किया जाता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिक्स का सेकंड लॉ किस तरीके से यूज़ किया जाता है डिफरेंट सरफेसेस की डिफ्यूजन को स्टडी करने के लिए। चाहे प्लेन सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, तो उसमें डिफ्यूजन किस तरीके से चेक की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो और समझ में आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत प्यार दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।